नमस्कार। शब्द विन्यास 666 में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुश्री उषा प्रेमवदा जी द्वारा रचित उपन्यास 55 खंभे लाल दीवारें का 5वां भाग सुनेंगे। तो सुनना प्रारंभ करें। सुषमा सारे दिन कुशन कवर काटती रही थी। उसने रेशम और कपड़ा वैसे ही कुर्सी पर छोड़ दिया और बाहर बरामदे में निकल आई। हवा ने धीरे से ठंडी उंगलियों से उसके गाल छुए। सुषमा झुककर खड़ी हो गई। चारों ओर के प्रकाश में उसका बंगला एक नन्हे शिशु की तरह सो रहा था। उसमें केवल अंदर कमरे में बत्ती जल रही थी और नायलॉन के पर्दों से छनकर आता प्रकाश फूलों की क्यारियों पर गिर रहा था। एक ओर कॉलेज की बड़ी सी इमारत और दूसरी ओर हॉस्टल। कॉलेज के उस ओर टीचर्स क्वार्टर्स के लॉन पर दो धूमिल आकृतियां टहल रही थीं। आने जाने वालों की गतिविधि पर दृष्टि रखने के लिए दुर्गा शास्त्री होंगी। सुषमा ने आंखों को विश्राम देने के लिए उन्हें हथेलियों से ढक लिया। घिरता अंधेरा और संध्या की सहजता उसके शरीर में किन्हीं गांठों को खोलने लगी। एक अपरिचित सी शांति उस पर छा गई। ऊंची चहारदीवारी के अंदर बसे उस संसार से उसका मन दूर अलग हो गया। अपना अस्तित्व भुलाकर वह एक बिंदु मात्र रह गई। शरीर को ढीला छोड़ कुछ भी न सोचती हुई वह अंधियारे की शांति को पीती हुई देर तक खड़ी रही। सुषमा! मीनाक्षी के स्वर से उसने मुंह पर से हाथ हटाए और सीधी उठकर खड़ी हो गई। अंधेरे में क्यों खड़ी हो? ऐसे ही, सुषमा ने उत्तर दिया। तुम अपना ब्रोकेट का बटुआ दे सकोगी सुषमा? मीनाक्षी ने कुछ रुक कर पूछा। सुषमा बिना कुछ कहे अंदर गई, द्वार खोलकर बटुआ निकाला और उसे मेज पर उलट दिया। मीनाक्षी शीशे के आगे खड़ी हो अपने बाल छूती हुई स्वयं बोली, आज मैं डिनर पर जा रही हूँ। अच्छा? पिताजी की एक मित्र हैं। मीनाक्षी मुस्कुराई। उसने अपना पर्स खोलकर दो एक चीज़ें बटुए में रखी, फिर उसे उठाती हुई बोली, मेरे कपड़ों से मैच करेगा? बहुत, सुषमा ने कहा। इतनी खोई खोई सी क्यों लग रही हो? नहीं तो? मीनाक्षी ने छोड़ी हुई अपनी बात पूरी की। पिताजी के मित्र हैं। उनके सुपुत्र कुछ महीने हुए विदेश से लौटे हैं। किसी काम से दिल्ली आए हुए हैं। वही मुझे डिनर पर ले जा रहे हैं। अच्छा, अब जाऊं, नहीं तो देर हो जाएगी। मीनाक्षी के पैरों में जैसे पंख लगे हों। सुषमा उसमें आए परिवर्तन से चकित थी। अपनी वेशभूषा के प्रति मीनाक्षी उदासीन ही रहती थी। उसे किताबें पढ़ने का शौक था और उससे भी अधिक उनका नाम सुनाकर रोब जमाने का। पर इस समय उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जो अपनी शादी की बात सुनकर नीरू के चेहरे पर आता था। सुषमा बटुए से निकली, मेज पर पड़ी चीज़ों को उठाने लगी। लिपस्टिक के दाग लगे 2 रुमाल, एक चाबी, एक मुड़ा तुड़ा कागज़ जिस पर एक टेलीफोन नंबर, एक पाउडर कॉम्पैक्ट। उसने कागज़ रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। बाकी चीज़ें उठाकर श्रृंगार मेज पर रख दी। फिर वह बाहर नहीं गई, अंदर के बरामदे में निकल आई। रसोई में भी सन्नाटा था। भौरी बैठी हुई साग काट रही थी। सुषमा को हमेशा लगता था कि यह घर उसके लिए बहुत बड़ा है। हर महीने कुछ न कुछ नई चीज़ लाने के बावजूद अभी 2 कमरे खाली ही पड़े थे।
सुषमा को अकेलापन घेरने लगा। उसने सोचा कि किसी के पास थोड़ी देर जा बैठे, पर कपड़े बदलने और बाल संवारने का प्रयत्न उसे बहुत बड़ा लगने लगा। उसने रात की रानी के फूलों का गुच्छा तोड़ लिया और आराम कुर्सी पर पैर ऊपर कर बैठ गई। उस खाली क्षण में उसके आगे मीनाक्षी का उत्फुल्ल मुख तैर गया और जैसे उसके सुख की दीवार में एक दरार सी पड़ गई। वह न जाने क्या क्या सोच उठी। ऐसे अवसरों पर वह सदा खिन्न हो उठती और अपने माता पिता को ही दोषी प्रतीत होते और अपने माता पिता ही उसे दोषी प्रतीत होते। यदि कुछ परिस्थितियोंवश सुषमा का विवाह न टल गया होता तो आज उसके भी सब कुछ होता। एकांत शामों का साथी, घर, मोटर, बच्चे। सुषमा ने सायास इन विचारों पर पूर्ण विराम लगा दिया। फिर वह अनायास ही नील के संबंध में सोच उठी। बहुत दिनों से उसे नील की कोई खबर नहीं मिली थी। उसके न आने से सुषमा को चैन सा मिला था। नील ने उसके बंधे जीवन में ऐसी हिलोरें उत्पन्न कर दी थी कि उनके परिणाम की आशंका से सुषमा विचलित हो उठी थी। पर इस समय हाथ में सुवासित फूल लिए नील के बारे में सोचना उसे बहुत स्वाभाविक लगा। अकेलेपन में हरेक के मन में एक मूर्ति उपज आती है, चाहे वह काल्पनिक हो या यथार्थ। उस क्षीण तंतु के बल पर ही लंबे अकेले पल कटते जाते हैं। मीनाक्षी कहा करती थी कि वह सदा अपने भावी पति के बारे में सोचा करती थी। उसका स्वप्न पुरुष किसी विदेश की यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त सुसंस्कृत था। सुषमा कभी ऐसी निरर्थक बात नहीं सोचती थी। उसने अपना जीवन स्वीकार कर लिया था। आयु और जिम्मेदारियों के बढ़ने से उसमें बहुत गांधीर्य आ गया था। उसके परिचित और मित्र दूसरी ही प्रकार के थे। उनकी हर बात भिन्न थी। सुषमा उनके साथ बात करते हुए यह भूल जाती थी कि वह एक स्त्री है, एक बहुत ही आकर्षक युवती। खुलकर बोलती, वाद विवाद करती। उसका मस्तिष्क हर समय जागरूक रहता। पर नील के लिए शायद वह केवल एक आकर्षक युवती थी। शायद नील को उसकी आयु का ठीक अनुमान न था। नील को वह अच्छी लगती है, इस विचार से उसके अहम को संतुष्टि सी मिलती थी। फिर नील युवा था। उसकी आँखों की स्वच्छता, उसकी हंसी का खुलापन सुषमा को अच्छा लगा था। साथ ही जीवन में पहली बार उसे उन खोए हुए वर्षों का दुख था। जीवन की भागदौड़ और आजीविका के प्रश्नों में चुपचाप विलीन हो गए वे वर्ष। और अब तो उसके चारों ओर दीवारें खिंच गई थीं। दायित्व की, कुंठाओं की, अपने पद की गरिमा और परिवार की। सुषमा को प्रेमी नहीं चाहिए था। उसे पति की आकांक्षा भी न थी। पर कभी कभी उसका मन न जाने क्यों डूबने लगता। अपने परिवार का सारा बोझ अपने ऊपर लिए सुषमा कांपने लगती। तब वह चाह उठती कि दो बाहें उसे भी सहारा देने को हों। इस नीरवता में कुछ अस्फुट शब्द उसे भी संबोधन करें। केवल सुषमा जाती हुई एम्बुलेंस को देखती रही। बाकी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। पर उसके आगे स्वाति का नीला पड़ा चेहरा घूमता रहा। यह घटना इतनी शीघ्र हो गई कि सुषमा अभी तक उस धक्के को संभाल ना पाई। स्वाति पिछले ही वर्ष कॉलेज में आई थी और बंगला पढ़ाती थी।
उसके रहस्यमय आचरण के बारे में सुषमा ने कभी कभी कुछ सुना था। नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या करने के प्रयत्न में स्वाति अब सभी की चर्चा का केंद्र हो उठी थी। उसके अधिक संपर्क में न आने पर भी सुषमा के मन में उसके प्रति गहन करुणा उपज आई। न जाने किस कारण ने स्वाति को ऐसे कार्य के लिए बाध्य किया होगा। वैसे तो डॉक्टर ने प्रिंसिपल को आश्वासन दिया था कि स्वाति ठीक हो जाएगी, पर सुषमा के मन में भय सा समा गया। कुछ खिन्न और उदास सुषमा स्टाफ रूम में पहुंची तो वहाँ बड़ी चटपटी बातों का दौर चल रहा था। वह कुछ खड़ी खड़ी सुनती रही, फिर सहसा ही उसका मन वितृष्णा से भर आया। उसे लगा कि वह शिक्षित महिलाओं के मध्य में न हो, कहीं नौकरानियों के बीच जा बैठी है। स्टाफ रूम में एकत्र सभी महिलाओं को स्वाति की बातों में वही रस आ रहा था जो कि मेहरी महराजिन को पड़ोसिन की चर्चा में आता था। और फिर एक दिन सुना कि पड़ोस की श्यामा मर गई है। सुषमा ने बात बीच में काट कुछ तीखे स्वर में कहा, ऐसी बात मिसेस पुरी क्या आपको शोभा देती है? कुछ भी हो, स्वाति हम में से एक ही थी। आज आप उसे कह रही हैं, कल किसी और को कहेंगी। सुषमा की बात से मिसेस पुरी का चेहरा एक क्षण को फीका हो आया। फिर वह संभल कर बोली, सामाजिक मापदंडों का जो उल्लंघन करता है उसे दंडित होना ही पड़ता है। सुषमा, मुझे स्वाति से बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं है। आपके सामाजिक मापदंड यह कहते हैं कि आप सबके सामने किसी के व्यक्तिगत जीवन की धज्जियां उड़ा दीजिए। हर एक का जीवन एक ऐसा अनुल्लंघनीय दुर्ग है जिसका अतिक्रमण करना किसी का अधिकार नहीं है। सुषमा क्रोध से कांपने लगी। उसी की साथी ने उसे हैरत से देख रही थी। सुषमा कहती गई, यदि आपको पता था कि स्वाति किसी परेशानी में है तो आपको सहायता करनी चाहिए थी। वह लड़की दूर देश में आकर अस्पताल में पड़ी है और आप? मैं क्या करती? मैं क्या सहायता करती? अपने पास रख लेती और शिशु होने पर मिठाई बांटती। मिसेस पुरी ने व्यंग्य से पूछा। बात बढ़ने के भय से मीनाक्षी सुषमा की बाह पकड़कर अलग खींच ले गई। तुम भी व्यर्थ की बातों में उलझ गई हो सुषमा, चलो, हमें किसी से क्या मतलब। बाहर निकलकर मीनाक्षी ने कहा, तुम्हें बड़ा क्रोध आ गया, अभी तक कांप रही हो। सुषमा अनायास सी मुस्कुरा दी। मुझसे उनकी बातें सुनी ना गई मीनाक्षी। स्वाति की आयु ही क्या होगी, मुसीबत में फंस गई है तो मदद करना तो दूर, उसकी दशा पर हंसना मुझे सह ना हुआ। मीनाक्षी ने अपने कमरे का ताला खोलते हुए कहा, दुनिया की यही रीति है सुषमा, दूसरे के फटे में पैर अड़ाना सबको अच्छा लगता है और हम बहुत प्रबुद्ध प्रगतिशील महिलाएं बनने का दम भरती रहती हैं। सुषमा थककर कुर्सी पर धम्म से बैठ गई। सारे कमरे में मीनाक्षी की चीज़ें लापरवाही से बिखरी हुई थी। सुषमा ने एक दृष्टि पूरे कमरे पर डाली, फिर हाथ रख लिया। मीनाक्षी ने स्टोव पर पानी रख दिया और सुषमा के पास आकर बैठ गई। बेचारी स्वाति, अब वह क्या करेगी, उसने अपने आप से कहा। सुषमा उसी तरह बैठी रही। स्वाति का क्या होगा, यही विचार उसे उद्वेलित कर रहा था। और फिर मिस शास्त्री खबर लाईं कि स्वाति सेन ने 1 महीने की छुट्टी के लिए दरख्वास्त दी है। यही तो होना था, मिस शास्त्री ने कहा। मुझे उसके रंग ढंग देखकर ही शक होता था। पार्ट टाइम बंगला की लेक्चरर, उसमें हर रोज 60-65 रुपए की साड़ी पहनना,
कैसे संभव हो सकता था? मिस शास्त्री की दृष्टि सुषमा पर पड़ी और एक लघु क्षण को रुक कर बोली, भाई मैं तो कहूँगी सुषमा, तुम ना सुनना चाहो तो उठ जाओ। यह अनाचार मुझसे नहीं देखा जाता। सुषमा उनकी बात मुस्कुराकर टाल गई। अब लड़कियों को ही लो, न तमीज़, न कायदा, न शर्म लिहाज। कल मैं रात को कपड़े बदल रही थी कि अचानक ही ऊपर नजर गई। देखती क्या हूँ कि रोशनदान से दो लड़कियां झांक रही हैं। मिस शास्त्री की बात सुन सुषमा के पास बैठी मीनाक्षी ने अपनी हंसी छिपाने की चेष्टा में मुंह फेर लिया। आपने उन लड़कियों को डांटा क्यों नहीं? मुझे नाम बताइए तो मैं फाइन कर दूं। सुषमा ने कहा। मीनाक्षी धीरे से बोली, वाह वार्डन साहिबा, बड़ा रोब है, पर उस दिन रात को किसके साथ वापस आई थी? इसकी कैफियत तो दीजिए। मैं? सुषमा ने आश्चर्य से आंखें फैलाकर पूछा, कब? और तभी अचानक उसे याद आ गया और वह झेप गई। अरे हटो। उसने मीनाक्षी को घूर कर देखा। बड़ी तेज आंखें हैं मेरी। कौन था? उसने कुरेदा। मीनाक्षी हंसने लगी। अरे ऐसे ही जान पहचान के एक थे, कनॉट प्लेस में मिल गए। उन्हें बहुत मना किया पर वह माने ही नहीं, यहाँ तक छोड़ गए। सुषमा ने बहुत सहज भाव से कहा। उसे लगा कि इससे अधिक नील का परिचय और क्या दिया जा सकता है। बस आज यहीं तक। यदि आप हमारे साथ इस सफ़र में चलना चाहते हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। शेष अगले अंक में।